नीतू को एक गंदी आदत थी कि वह ज्यादातर चीजें और काम बड़ी ही धीरे किया करती थी। उससे पहले के आए हुए लोग हर काम को जल्दी कर लिया करते थे, लेकिन नीतू कछुए की चाल से लगी ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन नीतू की माँ गीता बोलती है, पहले ना काम बाद में कर लियो, पहले जाके नहा ले, इतनी गर्मी हो रही है। अभी अभी मैंने मोटर चलाई है, ठंडा पानी आ रहा है, नहा ले, मजा आएगा। मैंने ना टब में पानी भर दिए हैं, और चल जल्दी जल्दी जा और नहा ले। ये काम ना बाद में कर लियो सारे, अभी नहा ले, वरना बाद में ना गर्म पानी हो जाएगा, फिर उससे नहाना पड़ेगा। अभी जाके नहा ले पहले। माँ, पहले जो काम कर रही हूँ वो तो पूरा करो ना, बाद में भी हो जाएगा वो। और आपको किसने कहा था अभी मोटर चलाने के लिए? अरे मुझे जब नहाना होगा मैं नहा लूंगी। अरे गर्मी पड़ रही है, आप तो अपने रंग ही बदल रही हैं। जी टंकी में पानी है वो क्या खराब हो जाता है जो आपको उससे नहाने में इतनी ज्यादा दिक्कत होती है? अरे तू पागल हो गई है क्या? इतनी गर्मी में गर्म पानी से नहाएगी? वैसे तो तू तो ठंडा पानी पीती है, और तेरे को नहाना गर्म पानी से है। अभी जल्दी से चली जा और नहा ले। अभी मोटर चलाई है मैंने, ठंडा है पानी, तू जाके ठंडे पानी से नहा ले, पानी है अभी। वैसे तो आप इतना गुस्सा करती रहती हो कि मैं घर का कोई काम नहीं करती, और अब जब मैं काम कर रही हूँ तब भी आप मुझे सुना रही हो कि मैं काम नहीं कर रही। काम तो होने दो, बाद में नहाना हो जाएगा। और वैसे भी नहाने के बाद फिर अगर काम करूँगी तो गंदी हो जाऊंगी ना, इसलिए पहले मैं काम कर देती हूँ जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल। अरे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही है? जो बोला है वो कर ले, और मुझे तो उल्टा जवाब क्यों दे रही है? अरे भाई, तेरे को ठंडे पानी से नहाने के लिए बोला है तो चली जा चुपचाप। अरे मैं भी अभी नहा के आई हूँ ठंडे पानी से, बहुत अच्छा लग रहा है। तू भी चली जा, तेरा भी मूड सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बस 5 मिनट बाद जाकर मैं खुद नहा लूंगी। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी ना पता नहीं क्या क्या ही चाहती हो। जब आपका मन करे तो आपको गुस्सा आता है, जब आपका मन ना करे तो आपको गुस्सा आता है। मैं तो खुद ही कई बार आपसे परेशान हो जाती हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। अब फिर मत बोलना बाद में कि मैं आपके मन की नहीं कर रही। जाओ, आप जाकर सो जाओ, मैं जाकर नहा लूंगी और फिर घर का काम भी कर दूंगी। ठीक है ना? आप तो ठीक है। गीता वहाँ से चली जाती है। नीतू काम करने के बाद सो जाती है और काफी देर बाद उठती है। दोपहर हो चुकी थी। तब नीतू बाथरूम की तरफ जाती है और टूटी चला देती है, और टूटी से गर्म पानी आ रहा होता है। नीतू ये देखकर बड़ी खुश होती है और खुद से बोलती है, ये हुई ना बात। माँ भी ना बिना बात ही पता नहीं क्या क्या चाहती रहती है। मुझे चाहती है कि मैं गर्म पानी से नहीं बल्कि ठंडे पानी से नहाना शुरू करूँ। अरे भाई, मुझे जो पसंद होगा मैं वही करूँगी, और अभी फिलहाल मुझे गर्म पानी से ही नहाना है, तो ठंडा पानी जाए भाड़ में। गर्मी हो या सर्दी, रोज नहाओ गर्म पानी से। ऊपर से दोपहर में नहाऊंगी तब तो और मजा आएगा ना। माँ नहीं समझती तो इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं तो समझदार हूँ ना। नीतू की बाकी आदतों की तरह ये आदत भी बड़ी बेकार थी कि वो गर्म पानी से नहाया करती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जिस लड़के से नीतू की शादी तय हुई थी, उससे उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद नीतू अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन उसकी आदतें तो ज्यों की त्यों ही थी। ससुराल आने के बाद भी वह धीरे धीरे ही काम किया करती थी। जैसे तैसे करके नीतू अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल ही लेती है। उसकी सास रमा उससे बड़ी खुश थी। ऐसे ही एक दिन जब नीतू नहाने बाथरूम में जाती है, तभी उसकी सास उससे बोलती है, अरे बहू, इतनी गर्मी हो रही है और तू बाथरूम में नहाने जा रही है। अच्छा चल, अगर तू नहाने जा रही है तो कोई बात नहीं, तू घर के काम करके थक गई होगी ना। देख कितना पसीना आ रहा है तुझे। अच्छा रुक जा, मैं मोटर चला देती हूँ, फिर तुझे कुछ बर्फ निकाल के दे दूंगी। तू टब में डाल लियो, पानी ठंडा हो जाएगा फिर नहा लियो। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये सब करने की क्या जरूरत है। मैं तो ऐसे भी ठीक हूँ, मुझे कुछ खास गर्मी लग नहीं रही है। मैं टंकी वाले पानी से ही नहा लूंगी, वैसे भी गर्म थोड़ी ना होगा। सुबह ही तो मोटर चली थी। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए अपने कमरे में, मैं आराम से नहा लूंगी। ये कैसी बातें कर रही है बहू तू? बाहर बहुत गर्मी है, टंकी का पानी नॉर्मल नहीं होगा। अब इस टाइम तो पानी खोल रहा होगा, और तू कह रही है कि तू उसी से नहा लेगी। मैं तुझे गर्म पानी से नहीं नहाने दूंगी। तू रुक जा, मैं मोटर चला देती हूँ और तुझे बर्फ ला के दे देती हूँ, फिर नहा लियो तू। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए।
अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ, आप चलिए अपने कमरे में सो जाइए, मैं नहाने के बाद सो जाऊंगी थोड़ी देर। ठीक है, अब मुझे जाने दीजिए। नीतू की इस आदत को अब रमा बड़े दिनों से नोटिस कर रही थी कि नीतू रोज गर्म पानी से नहा रही है। ये सब रमा को खटकने सा लगता है कि आखिर क्यों उसकी बहू दोपहर को गर्म पानी से नहा रही है। कई दिन निकल जाते हैं लेकिन रमा कुछ समझ ही नहीं पाती है। ऐसे ही एक दिन जब रमा को अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वो जैसे ही उसकी बहू नहाने जाती है तभी मोटर चला देती है और नीतू जैसे ही बाथरूम में टूटी ऑन करती है तो उसे गर्म की जगह ठंडा पानी मिलता है, जिस वजह से नीतू पतीला भरकर पानी गैस पर गर्म होने रख देती है। यह देखकर रमा बोलती है, बहू ये क्या है? तू पतीले में पानी गर्म करने के लिए किसके लिए लगा रही है? और इस गर्म पानी का क्या होगा, बताएगी मुझे? वो दरअसल माँ जी ये गर्म पानी मैं अपने लिए लगा रही हूँ। आज दिन में अपने मोटर चला दी थी ना, तो टंकी में ठंडा पानी होगा और ठंडे पानी से मुझे नहाने की आदत नहीं है, तो इसलिए मैं पतीले में गर्म पानी कर रही हूँ ताकि जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इस पानी से नहा लूंगी। बहू मैं तुझे कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि तू रोज दोपहर में ही नहाने को जाया करती थी, इसलिए मैंने पहले ही मोटर चला दिया ताकि तू गर्म पानी से नहा ही ना पाए। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो तू गर्म पानी कर रही है। बहू तू क्या चाहती है? क्यों नहाती है तू रोज गर्म पानी से? ठंडा पानी होता है, ठंडे पानी से नहाया कर। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इतनी गर्मी में गर्म पानी से कौन नहाता है? नहीं माँ जी, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, बल्कि मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मुझे गर्म पानी से ही नहाना अच्छा लगता है। ये सब आपको अजीब लगता होगा लेकिन मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। आप अब मुझे नहाने दीजिए, मैं आपको आपके काम में परेशान नहीं करती, तो आप भी मत करिए। नीतू किसी की बात नहीं मानती और वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही नीतू को अपनी करनी का भरना पड़ जाता है और उसके शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं और जब वो दाने अपनी सास को दिखाती है तो उन्हें देखकर रमा बोलती है, बहू तुझे तो मैंने पहले ही मना किया था कि तू ऐसा काम मत कर, पर तूने मेरी कोई बात सुनी नहीं। गर्मी में इतने गर्म पानी से नहा रही थी तो ये तो होना ही था ना। ले अब भुगत। नीतू की किसी की भी बात ना मानने की आदत अब नीतू पर ही भारी पड़ गई थी। लेकिन अब होना भी क्या था। आछे दिन पाछे गए गुरु से कियो न हेत, अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। राघव एक बड़े और अमीर परिवार से था। वो एक संजना नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था जिसे वो कॉलेज के टाइम से जानता था। लेकिन संजना उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती थी क्योंकि वो बहुत लालची लड़की थी। ऐसे ही एक दिन राघव संजना से कहता है, संजना मैंने अपनी माँ से ना हमारी शादी की बात की है और उन्होंने कहा है ना कि वो तुमसे मिलना चाहती है। पर राघव, कहीं तुम्हारी माँ ने मुझे देखकर इस शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। तुम बस कल मेरे साथ चलना मेरे घर। तुम इतना कहते हो तो ठीक है, मैं आ जाऊंगी कल। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और फिर राघव संजना को अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर उसे उसके घर के बाहर छोड़ आता है। अगले दिन राघव संजना को अपने घर लेकर आता है और अपनी माँ राखी से मिलवाता है। राघव की माँ बहुत ही सीधी सादी थी और राघव की माँ को देखकर संजना कहती है, नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी, कैसी हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ आपको मेरी पसंद कैसी लगी? अरे इसमें कोई शक है क्या? बहुत अच्छी और सुंदर है। राघव और उसकी माँ दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और संजना राघव के बड़े से घर को घूर घूर कर देख रही थी और राखी के महंगे गहने जेवर वगैरह देखकर उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी कि इतने में राघव कहता है, क्या हुआ संजना, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस देख रही थी। घर काफी अच्छा बना है तुम्हारा राघव। और आंटी जी, आपके गले का हार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ, ये पूरे 5 लाख का है, राघव के पापा ने दिया था मुझे। 5 लाख? ये बुढ़िया तो बड़ी ही अमीर है। अरे तुम फिर खो गई। अरे कोई नहीं संजना बेटा, अब तुम मुझे अपने माँ पापा से मिलवा दो ताकि जल्द से जल्द हम तुम दोनों की शादी करवा दें। ठीक है आंटी जी। अब कुछ दिनों बाद संजना के माता पिता राघव की माँ से मिलकर दोनों की शादी पक्की कर देते हैं और 2 महीने बाद दोनों की शादी भी हो जाती है।
लेकिन शादी के एक हफ्ते के अंदर ही राघव की एक कार एक्सीडेंट में जान चली जाती है। राघव के मर जाने के बाद उसकी माँ राखी और संजना बहुत गरीब हो जाते हैं और राखी संजना के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहने लगती है। एक दिन संजना राखी को ताना देते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। सोचा था अमीर घर में शादी होगी तो ऐश की जिंदगी बीतेगी, लेकिन यहाँ तो इस टूटे फूटे घर में ही जीना पड़ रहा है। बहू ऐसा नहीं बोलते, ये तो समय समय की बात होती है। और वैसे भी पैसा किसी का नहीं होता है, आता है तो जाता भी है। तो खुद को दोष मत दे बेटी। मैं खुद को यूँ दोष दे रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे से शादी की है, फिर वो इस गरीबी में मुझे छोड़ गया। बेटी, मेरे मरे हुए बेटे को तो मत कोस, उसने तो तुझसे प्यार ही किया था। अरे अब यहाँ बैठकर मुझे ये भाषण मत दो, जाओ और मुझे 1000 रुपए ला कर दो। मुझे पिज्जा, चिकन बिरयानी और भी काफी कुछ खाने का मन कर रहा है। बहुत तेज भूख लगी है मुझे। पर इस उम्र में मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे बहू? मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला के दो मुझे पैसे। मुझे चाहिए तो चाहिए। पर मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे बहू? चोरी करो, भीख मांगो, चाहे किसी की जान लो, पर मुझे पैसे ला कर दो। भीख? अगर तुम शाम को पैसे नहीं लाई तो रात को तुम्हें घर के बाहर सड़क पर ही सोना पड़ेगा, समझी? अब निकलो यहाँ से। ठीक है बहू, मैं जाती हूँ। इतना कहने के बाद राखी अपने घर से बाहर चल देती है और चलते चलते वो मंदिर के बाहर पहुंच जाती है। उसके मन में सिर्फ संजना की बातें चल रही थी और वो अपने बेटे को याद करके रोने लगती है और मंदिर के किनारे बैठकर कहती है, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक तो मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और फिर मुझे इस लालची बहू के पास छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राखी वहाँ बैठकर रो रही थी। तभी एक आदमी उसे रोता हुआ देखकर उसके आगे कुछ चिल्लर रखकर चला जाता है। लोगों को लगता है कि वो कोई भिखारन है और फिर धीरे धीरे और लोग भी उसके आगे पैसे रखकर चले जाते हैं। मजबूरन अब उसे भीख ही मांगनी पड़ती है। पूरा दिन भीख मांगकर राखी रात को घर वापस आती है और उसे देखकर संजना कहती है, रुको वहीं, पहले ये बताओ कि पैसे लाई हो या नहीं। अगर नहीं लाई हो तो बाहर ही सोना, घर में मत आना, समझी? बहू, मैं पैसे ले आई हूँ, ये देखो। क्या ले आई? अरे तो बाहर क्या खड़ी हो, अंदर आ जाओ और पैसे दो। हाँ ये लो बहू, और मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना? कहाँ से आया खाना? तुमने घर में पैसे दिए थे क्या? अब चुपचाप जाओ, पानी पीकर सो जाओ। सुबह भी जाना है तुम्हें पैसे कमाने, समझी? इतना कहने के बाद संजना उन पैसों को अपने तकिए के नीचे रखकर खटिया पर सो जाती है और राखी जमीन पर। सुबह होती है और संजना राखी को उठाकर कहती है, अरे ये क्या, तुम अभी तक सो रही हो? बहू, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आज नहीं जा पाऊंगी कहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी? अगर तुम नहीं जाओगी तो ये घर कैसे चलेगा? और मुझे अपने लिए साड़ियाँ भी लानी है। कब तक ये सफेद साड़ी पहने घूमूंगी? देख बहू, इतना लालच भी अच्छा नहीं होता है, समझी तुम? अच्छा जी, अब मेरा ये सब पहनने का समय आया है तो ये लालच हो गया। और जब तुम वो भारी भारी जेवर पहनकर घूमा करती थी, उसका क्या? तब हमारे पास पैसे थे, अब नहीं है बहू। मुझे कुछ नहीं पता, जाओ और पैसा लेकर आओ मेरे लिए। इतना कहकर संजना राखी को घर से बाहर निकाल देती है पैसे लाने के लिए और बेचारी राखी चुपचाप रोते हुए वही मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती है और भीख मांगने लगती है। राखी मुंह को एक और पल्लू से ढक लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। तभी वहाँ पर राखी के पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसन मंदिर के बाहर आती है और राखी को भिखारन समझकर उसके आगे पैसे रख रही होती है कि इतने में ही उसका मुंह दिख जाता है। तो वो राखी को पहचानकर उससे कहती है, तुम राखी हो ना? राखी अपना मुंह छुपाने लगती है। अरे राखी, तुम ऐसे मुंह क्यों छुपा रही हो? यहाँ देखो मेरी तरफ। राखी सारे पैसे बटोर कर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी पड़ोसन उसका पल्लू हटा देती है और राखी को इस हालत में देखकर दंग रह जाती है और उसे कहती है, राखी, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम यूँ भीख क्यों मांग रही हो? और तुम्हारी बहू कहाँ है? राखी अब अपनी पड़ोसन को सारी बात बताती है कि किस तरह से उसकी बहू ने उसे अपने लालच के चलते एक भिखारन बनने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद पड़ोसन राखी को लेकर पुलिस के पास जाती है
और उसकी बहू के खिलाफ कंप्लेंट करवाती है और फिर पुलिस संजना को अपनी सास के साथ अत्याचार करने के आरोप में जेल में डालती है और राखी को वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से गुजार सके।